आज हम प्लांट के आकारिकी भाग का अगला भाग शुरू करेंगे, अगला अंग शुरू करेंगे और वो है फ्रूट, फल। अब तक हम प्लांट मॉर्फोलॉजी में पौधे के विभिन्न भागों में कायिक और जननिक भाग पढ़ते हुए जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम और पुष्प तक पढ़ चुके हैं। पिछली क्लासेस में हमने पुष्प तक पढ़ा, पुष्प और पुष्प के विभिन्न भाग और उनकी जो भी टर्मिनोलॉजी है, उनके जो उदाहरण हैं, वो सारे बताए थे। आज आगे बढ़ते हैं, पुष्प के बाद अगला भाग लेते हैं फल। फल क्या चीज़ है और फल किस तरह से बनता है, फल के प्रकार कितने हैं, ये सारी चीज़ें। देखिए, पुष्प का मिलना भी वैसे तो आवृत बीजी एंजियोस्पर्म का मुख्य लक्षण है और पुष्प से ही फिर फल बनते हैं। तो फल का बनना भी वास्तव में देखा जाए तो एंजियोस्पर्म का ही अभिलाक्षणिक लक्षण है। ठीक है, फल पादप जगत में एंजियोस्पर्म के अलावा और कोई नहीं बनाता। ठीक है, तो ये विशेष प्रकार की संरचना है जो नॉर्मली निषेचन के बाद बनती है और फल से विकसित पुष्प से विकसित होती है। ठीक है, तो अगर हम फल की बात करेंगे तो फल जो है ये एक विशेष संरचना है जो केवल एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। ठीक है, और कहाँ से कैसे बनेगी, हमने कार्पल स्त्री केसर पढ़ा था। स्त्री केसर के 3 भाग थे जिसमें सबसे निचला भाग था अंडाशय। वास्तव में वो जो अंडाशय होता है कार्पल का, वो अंडाशय ही दरअसल फल में विकसित होता है। ठीक है, निषेचित व पके हुए अंडाशय को फल कहते हैं। निषेचित व पका हुआ अंडाशय, राइपन्ड ओवरी जिसको कहा जाता है, फल बनता है। एक्चुअली देखिए, अंडाशय की अगर हम बात करें तो अंडाशय के भी 2 भाग हैं। एक तो अंडाशय की भित्ति होती है और उस भित्ति से फिर प्लेसेंटा से लगे होते हैं बीजांड, ओव्यूल जिसको कहते हैं। अब ये पूरी संरचना फल में बदलती है। तो जो फल भित्ति होती, जो अंडाशय की भित्ति है, वो फल भित्ति में बदलती है, थोड़ी मोटी हो जाती है, मांसल भी हो सकती है। और जो बीजांड होते हैं, ओव्यूल, वो बीज में बदल जाते हैं। ये निषेचन के बाद होता है। ठीक है, तो इसलिए फल में अगर देखें तो 2 भाग हो गए। ठीक है, एक फल के अंदर 2 भाग, एक तो फल भित्ति होगी पेरिकार्प जो कि अंडाशय की भित्ति से बनेगी, और एक बीज हो गया। तो फल 2 चीज़ों का, फल के 2 भाग हैं, फल भित्ति और बीज। ठीक है, बीज पर हम डिटेल में फल के बाद अध्ययन करेंगे। पहले हम फल की बात कर रहे हैं। सामान्यतः निषेचन के बाद अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है और बीजांड बीज में बदल जाता है। ठीक है, ये एक रूपांतरण होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि वैसे तो स्टैंडर्ड चीज़ यही है कि निषेचन के बाद ही ये सारा बदलाव होता है, बट कभी कभी कुछ पौधों में निषेचन न होने के बावजूद भी अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है। कुछ पौधों में परागण हो गया मान लो, तो परागण के उद्दीपन से ही अंडाशय फल में बदल जाता है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो निषेचन का इंतजार नहीं करते और उनमें अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है, चाहे निषेचन हो या नहीं हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि चाहे अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदल जाए बिना निषेचन के, लेकिन कभी भी बिना निषेचन के बीजांड बीज में नहीं बदलेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, अगर मान लो निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा, हो सकता है अंडाशय भित्ति तो फिर भी फल में बदल जाए, फल भित्ति में, लेकिन बीजांड बीज में नहीं बदलेगा। तो ऐसे जो फल होते हैं जो बिना निषेचन के बन जाते हैं, उनमें फिर बीज नहीं मिलेंगे। कॉमन सेंस की बात है, बीज कहाँ से आएंगे? बीज तो तब बनेगा जब बीजांड बीज में बदलेगा, और बीजांड बीज में कब बदलेगा? जब निषेचन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि एक फल कभी कभी बिना निषेचन के अंडाशय से बन जाता है, तो इसे हम असंगजनित फल या पार्थेनोकार्पिक फल भी कहते हैं। अगर ये बिना निषेचन के बनता है तो अनिषेचक फलन भी कहते हैं, पार्थेनोकार्पी भी कहा जाता है। ठीक है, एक होता है टर्म पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेचक जनन, जिसमें बिना निषेचन के भ्रूण बन जाता है। और पार्थेनोकार्पिक बोले तो कार्प वर्ड फल के लिए आता है। अंग्रेजी का कार्प शब्द का मतलब है फ्रूट। ठीक है, तो पार्थेनोकार्प मतलब बिना निषेचन की फल बन जाए। ठीक है, तो इसे हम अनिषेचक फलन कहते हैं। और जब निषेचन नहीं होता तब अंडाशय यहाँ निषेचन नहीं होने पर, अंडाशय की नहीं, यहाँ पर हम बात करेंगे बीजांड। जब निषेचन नहीं होता तो बीजांड कभी भी बीज में परिवर्तित नहीं होता, और इसीलिए असंगजनित फल हमेशा बीज रहित होते हैं। जैसे अंगूर और केले का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि अंगूर और केला आप देखो बीज रहित आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि कुछ पौधों में अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है चाहे निषेचन न भी हो।
वैसे तो निषेचन के बाद बदलती है, लेकिन बीजांड कभी बीज में बिना निषेचन के परिवर्तित नहीं होता, इसलिए बिना निषेचन के बनने वाले फल बीज रहित होंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं इनको। चलिए अब हम फल पर आते हैं और फल भित्ति की बात करते हैं। दो ही भाग हैं, फल भित्ति और बीज। तो बीज हम अलग से पढ़ेंगे, फल भित्ति की बात करते हैं, फिर उसी आधार पर फलों के प्रकार की भी बात करेंगे। ठीक है, तो फल भित्ति जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में पेरिकार्प, फल भित्ति को क्या कहेंगे? पेरिकार्प। ये मोटी एवं मांसल हो सकती है, कई बार ये अच्छी खासी मोटी होती है और गूदेदार मांसल हो सकती है। कभी कभी ये मोटी और कठोर हो सकती है, कई बार मांसल होती है गूदेदार, जो फल हम खाते हैं जैसे, कई बार मोटी तो है लेकिन कठोर होती है, और कभी कभी ये पतली और मुलायम भी हो सकती है। अलग अलग प्रकार के फलों में फल भित्ति की स्थिति अलग अलग हो सकती है। ये मोटी या पतली हो सकती है, मांसल हो सकती है, कठोर हो सकती है, मुलायम हो सकती है, अलग अलग तरह की। ठीक है, और इसीलिए मैंने कहा ना कि और वही बात मैं आपको कह रहा हूँ, परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल भित्ति कहलाती है। पेरिकार्प बनता है अंडाशय की भित्ति से, जो अलग अलग तरह का हो सकता है। अब पेरिकार्प देखिए 3 प्रकार का। पेरिकार्प के अंदर 3 परतें होती हैं। जो फल भित्ति होती है उसकी भी 3 भाग हैं। सबसे बाहर का भाग जो हमें फल बाहर से दिखता है, तो जो बाहरी सतह है उसकी, वो सबसे बाहर का पार्ट इपिकार्प कहलाता है। सबसे बाहर का स्तर, छिलका कह सकते हो आप फल का जिसको। उसके अंदर मध्य का भाग मीजोकार्प होता है, जो ज्यादातर फलों में गूदेदार मांसल हो सकता है, कभी कभी कठोर भी हो जाता है। और सबसे अंदरूनी स्तर जो होता है वो एंडोकार्प होता है। मतलब पेरिकार्प 3 भागों में बटा है, इपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। समझ में आई बात? जिसमें इपिकार्प हमें बाहर से दिखता है, जो फल का छिलका भी कहते हैं। मीजोकार्प मध्य का होता है और एंडोकार्प। वैसे अलग अलग पुष्पों में, अलग अलग फलों में फल की कौन सी स्तर खाई जाएगी ये अलग अलग है। कुछ फल ऐसे हैं जिनमें मीजोकार्प खाई जाती है, कुछ फल ऐसे हैं जिनमें मीजोकार्प और एंडोकार्प खाई जाती है, कुछ फल ऐसे हैं जिनमें तीनों स्तर नहीं खाए जाते, किसी में तीनों स्तर खाए जा सकते हैं। तो ये अलग अलग हो सकता है। अलग अलग फलों में इन तीनों स्तरों का पार्ट अलग अलग है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब मोटी और मांसल है तो ये खाई भी जाती है। कई बार ये तीनों परत शुष्क हो जाती है और एक दूसरे से चिपक जाती है, इनको विभेदित करना भी मुश्किल होता है। कई सारे शुष्क फल भी होते हैं। ठीक है, तो पेरिकार्प के ये 3 स्तर ध्यान रखेंगे, इपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। ठीक है, अब हम 2 टर्मिनोलॉजी लें, वास्तविक फल यानी कि ट्रू फ्रूट्स और एक आभासी फल यानी कि सूडोकार्प, कूट फल, आभासी फल। ये 2 शब्दावली कैसे आई? देखिए, एक वास्तविक फल वो है जो अंडाशय से बना है। जब फल केवल अंडाशय से परिवर्धित होता है तो ऐसे फल को वास्तविक फल कहेंगे। रियल फ्रूट वही है जो अंडाशय से बने, जैसे आम है, नारियल है, और भी बहुत सारे फल जो अंडाशय से बनते हैं। लेकिन यदि फल अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भागों को भी सम्मिलित करते हुए बने तो फिर वो आभासी और फॉल्स फ्रूट कहलाता है। कुछ फलों में अंडाशय के अलावा पुष्पक्रम, कभी कभी तो पूरा पुष्पक्रम काम आ जाता है, या पुष्प के अन्य भाग जैसे कि पुष्पासन, ब्राइदल, पुंज, ये भी रूपांतरित होकर फल का भाग बनाए तो ऐसे फल आभासी फल कहेंगे। कूट फल, आभासी फल, सूडोकार्प, फॉल्स फ्रूट। तो रियल फ्रूट तो वही है, ट्रू फ्रूट वही है जो केवल अंडाशय से बने। अगर अंडाशय के अलावा अन्य भाग भी काम आ रहे हैं, पुष्प के अन्य भाग, ठीक है, ब्राइदल, पुंज, पुष्पासन, ये चीजें भी आ जाती हैं, या पूरा पुष्पक्रम इकट्ठा हो गया, तो ये सब जो होते हैं फिर ये आभासी फल होते हैं। ठीक है, जैसे सेब और नाशपाती जो है वो आभासी फलों में आता है। ठीक है, तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का अंतर ध्यान रखना है। परिभाषा बहुत सिंपल है, अंडाशय से बन रहा है या अन्य भागों से भी बन रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और फलों के प्रकार पर आते हैं। ठीक है, सारे फलों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, 3 भागों में हम बांटेंगे। आप देखिएगा फल खाने में बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जितना फल खाने में अच्छे हैं पढ़ने में उतने ही मुश्किल है। हालांकि एनसीईआरटी में फलों को बहुत संक्षिप्त में दिया है, मैं भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, लेकिन फलों के कुछ आधारभूत प्रकार हमें जरूर पता होने चाहिए। इनमें से कुछ भाग एनसीईआरटी में दिया भी है, कुछ ना भी दिया है। तो बहुत, वैसे फल टॉपिक बहुत बड़ा है, हम उसको बहुत संक्षिप्त में और मेन पार्ट ही आपको बता रहे हैं, जितना एनसीईआरटी में है थोड़ा बहुत उसके आसपास। ठीक है, अब फल को हम 3 भागों में बांटेंगे। ये फल 3 प्रकार के होंगे। एक होता है सरल फल, सिंपल फ्रूट, दूसरा है पुंज फल, एग्रीगेट फ्रूट्स, और संग्रथिल फल, कंपोजिट फ्रूट कहते हैं इसको। ठीक है, सो कंपोजिट फ्रूट कहा जाएगा।
तो सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट। अंतर मैं आपको मोटे तौर पर ऐसे ही समझा दूं कि जब एक सामान्य अंडाशय से जो फल बनता है तो वो क्या है, सिंपल फ्रूट, जो वास्तविक फल भी है। अब एक चीज देखिएगा, आपको मैंने पुष्प में बताया था कि जो कार्पल होता है, जो स्त्री केसर है या जो जायांग है, कई कार्पलों से मिलकर बना है। अच्छा, हर कार्पल के अंदर क्या होता है, अंडाशय है। अब आपका जो जायांग होता है वो एक कार्पल का है जब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक से अधिक कार्पल है तो जायांग के ये कार्पल एक दूसरे से स्वतंत्र हो सकते हैं, ठीक है, पॉलीएंड्रस एपोकार्पस। और अगर ये सारे के सारे कार्पल फ्यूज्ड हो गए तो सिनकार्पस कहते हैं, ठीक है। आपको बताया था ना वियुक्त अंडपी, संयुक्त अंडपी, अंडाशय। अब आप देखिए, जब हर अंडाशय फल में बदलता है और अगर जायांग में अंडाशय एक से ज्यादा है, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है, तो क्या हुआ, कार्पल बहुत सारे हैं तो अंडाशय मतलब क्या हुआ, मल्टी कार्पिलरी। अब बहुत सारे होने पर क्या होगा, या तो ये संयुक्त होंगे या अलग अलग। अगर ये संयुक्त हुए तो सारे कार्पल के अंडाशय मिलकर के एक ही फल बना देंगे, जिसको हम सिंपल फ्रूट भी कह देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कार्पल अलग अलग होते हैं, ठीक है, वियुक्त अंडपी, तो हर कार्पल का अंडाशय एक छोटा सा फल बना देगा, और कई सारे कार्पल है तो कई सारे छोटे छोटे फल बन जाएंगे। अब ये संयुक्त होते तो सब मिलकर के एक ही बड़ा फल बनता, ठीक है। अगर मान लो कार्पल अलग अलग हैं, एपोकार्पस अवस्था है, तो हर कार्पल की अंडाशय एक छोटा सा फल बना देती, और फिर फलों का हमें गुच्छा नजर आएगा, क्योंकि कार्पल बहुत सारे हैं। फलों के उस गुच्छे की वजह से उन्हें हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट फ्रूट। अगर ये सब फ्यूज होकर के एक ही अंडाशय बन जाता तो सामान्य सरल फ्रूट बनता। अगर कार्पल अलग अलग है और हर कार्पल का एक छोटा सा फ्रूट है तो गुच्छे में फ्रूट बनेंगे, तो वो क्या हो गया, कंपोजिट एग्रीगेट फ्रूट हो गया। और तीसरा जो है, अगर पुष्प क्रम के पुष्प सारे अगर छोटे छोटे हैं तो कई बार पूरे पुष्प क्रम के पुष्प के फल आपस में संलयित होकर के पूरा पुष्प क्रम एक बड़ा फल बना देता है। अब पूरा पुष्प क्रम ही एक फल बना दे तो उसे कंपोजिट फल कहेंगे, संग्रथिल फल कहेंगे। अंतर समझ में आया, ठीक है। सामान्य एक कार्पल से बना हुआ फल सरल फल है। अगर कार्पल अधिक हैं तो सारे कार्पल संयुक्त होकर जो अंडाशय बनता उससे बना फल भी सरल फल ही है। अगर कार्पल बहुत सारे हैं और कार्पल लेकिन संयुक्त नहीं है, अलग अलग हैं, तो सबके फल अलग अलग बनेंगे, और फलों, छोटे छोटे फलों का ये गुच्छा, ये क्या कहलाएगा, एग्रीगेट फ्रूट्स कहलाएगा, ठीक है, पुंज फल, पुंज बन गया। और अगर पूरे पुष्पक्रम के सारे पुष्प के फल आपस में जुड़कर एक बड़ा फल बना दें, पुष्पक्रम से ही बन जाए, तो फिर वो कंपोजिट फल। पहले अंतर समझ में आना चाहिए। अब देखिए, सबसे ज्यादा प्रकार के मिलते हैं हमें सरल फल, सिंपल फ्रूट, ठीक है। और ये जो होता है एक एकल अंडाशय से विकसित होगा, एक ओवरी से बनेगा। अब वो एक ओवरी एक ही कार्पल की हो सकती है, और अगर कई कार्पल है तो संयुक्त तो होगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये जो एक अंडाशय है, या तो ये क्या बनेगा, मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी, या फिर क्या होगा, मल्टी कार्पिलरी। अगर एक से अधिक कार्पल है तो हमें और क्या बताना पड़ेगा, मल्टी कार्पिलरी, सिनकार्पस, सिनकार्पस, ये दो चीज होनी चाहिए। अगर कार्पल एक है तो कोई समस्या ही नहीं है, एक ही अंडाशय होगा। कार्पल एक से ज्यादा है, बहुअंडपी है, तो फिर संयुक्त अंडपी होना चाहिए, सिनकार्पस, तब एक ही अंडाशय रहेगा और फिर उससे जो फल बनेगा वो सरल फल होता है। सरल फल को हम दो भागों में बांटेंगे। सरल फल में हमने क्या देखा है कि कई फल ऐसे होते हैं जिनकी फल भित्ति बड़ी मांसल और जूसी होती है, जिसको खाया जाता है, और कई फल ऐसे हैं जिनकी फल भित्ति सूखी होती है, शुष्क होती है, तो उसको खा नहीं पाते हैं। तो इस तरह से दो समूह में बांटेंगे, मांसल सरल फल और शुष्क सरल फल, फ्लैशी सिंपल फ्रूट, ड्राई सिंपल फ्रूट। अब फल भित्ति मांसल गूदेदार है या फल भित्ति शुष्क है, इस तरह से सरल फल को दो भागों में बांटेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मांसल सरल फल की, ठीक है। मांसल सरल फल कई प्रकार के हैं, मैं इनमें से आपको कुछ विशेष प्रकार ही यहां बता रहा हूं। आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो इतने नाम भी शायद आपको ना मिले, लेकिन कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखिएगा। अलग अलग प्रकार के फलों का कुछ वैज्ञानिक नाम भी दिया है, प्रकार भी दिया है, ठीक है। इसमें फल भित्ति गूदेदार, रसीली, खाने योग्य होती है।
ठीक है। और यह बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति और अंत भित्ति में विभाजित है, मतलब इपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। जब फल भित्ति मोटी और मासल होती है तो आपको इपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प अच्छे से नजर आएंगे। समझ में आई बात? अगर शुष्क हो गई तो सब चिपक जाएंगे तो दिखेगा नहीं। ओके। मासल फल कई प्रकार के होंगे, मैं आपको कुछ 5-7 प्रकार इसमें दे रहा हूँ। और ये फल वो है जो आप दैनिक जीवन में अपने देखते भी हैं। हम लोग फलों को अलग अलग नामों से जानते हैं, वैज्ञानिक नाम भी हैं, अपने को वो ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले अस्थिल फल, अंग्रेजी में नाम भी ध्यान रखना है, इसको ड्रूप कहते हैं। और इस फल का तो एनसीईआरटी ने भी डिस्क्रिप्शन दिया है। इसके उदाहरण में आप आम और नारियल ले सकते हैं। अब जैसे आम होता है, ये जो होते हैं, जो अस्थिल ड्रूप होते हैं, ये एक बीज वाले होते हैं। इनमें हमेशा एक ही बीज मिलेगा, ये एक बीजी होते हैं। आम है, अंदर ही अंदर एक बीज है, गुठली जिसको कहते हैं। अब आपने देखा होगा गुठली के चारों ओर एक कठोर सा आवरण होता है जिसको हम खा नहीं पाते। ये फल का सबसे आंतरिक भाग है एंडोकार्प, वहीं से फल भित्ति शुरू हो गई, गुठली के बाहर से एंडोकार्प। फिर मध्य का जो गूदेदार भाग जो हम खाते हैं वो है मीजोकार्प। और उसके बाद सबसे बाहर का जो छिलका है वो क्या है? इपिकार्प। आम में आप अच्छे से देख सकते हो, बाहर का छिलका इपिकार्प, बीज का मीजोकार्प और अंदर का एक कठोर आवरण होता है जो एंडोकार्प होता है। और इसमें हम मीजोकार्प खाते हैं। नारियल थोड़ा और अलग है, इसके बारे में डिटेल अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो अस्थिल फल एक बीज वाले होते हैं, आमतौर पर मीजोकार्प खाया जाता है, बाकी अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा होता है बेरी, बेरी कहते हैं। बेरी भी अस्थिल फल जैसे ही हैं, बस इनमें बीज जो है ज्यादा होते हैं। टमाटर, बैंगन, ये जो है इसमें कई बीज होते हैं। मुख्य जो अंतर है बीज की संख्या का है। इसके अंदर बीज कई सारे, ये छोटे होते हैं अस्थिल जैसे। इसमें भी इपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प में विभाजन है। और आमतौर पर इसमें खाने में तीनों स्तर खाए जा सकते हैं। वैसे मीजोकार्प, एंडोकार्प ज्यादातर खाया जाता है। बाहर का छिलका भी, बैंगन में, टमाटर में तो हम छिलका भी खाए जाते हैं, ठीक है। इनमें तीनों भाग भी खाए जा सकते हैं, नहीं तो मीजोकार्प, एंडोकार्प खाया जाता है, ठीक है। बेरी मतलब टमाटर और बैंगन के जो आपने देखा होगा, बाहर का जो छिलका वो इपिकार्प, अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, बीच में मीजोकार्प भी है। एंडोकार्प बहुत कुछ कई बार आपको दिखेगा ही नहीं ढंग से। और मीजोकार्प, एंडोकार्प भी हम इसमें खाते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, कौन से फल में कौन सा भाग खाने योग्य होता है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आता है एक और हेस्प्रीडियम। हेस्प्रीडियम ये थोड़ा सा अलग है, सिट्रस फल जिसमें नींबू, संतरा ये आते हैं, नींबू परिवार के सदस्य। इसमें क्या होता है, जो इपिकार्प होता है और जो मीजोकार्प होता है, ये दोनों पतले होते हैं, फ्यूज होकर के एक चर्मिल, चमड़े जैसी संरचना, जो नींबू का बाहर का छिलका होता है, समझ गए। और एंडोकार्प भी पतला हो जाता है और एंडोकार्प से रसीले रेशे निकलते हैं। नींबू में भी देख सकते हो आप, संतरे में भी देख सकते हो। इनमें जो जूसी हेयर्स होते हैं एंडोकार्प से निकले हुए, ठीक है, वो खाए जाते हैं। जूसी हेयर्स खाने योग्य होता है। और ये जो फल होता है, नींबू, संतरे, ये जितने भी फल, इनको हेस्प्रीडियम कहा जाता है। इनके नाम ध्यान रखना है, उदाहरण ध्यान रखना है। कभी कभार खाने योग्य भाग पूछा जा सकता, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर आता है पीपो। पीपो आते हैं हमारी कई प्रकार की सब्जियां और ककड़ियां। जो ककड़ियां आती हैं, लौकी, तुरई, ये जितनी भी हैं, और भी जो तरबूज वगैरह, जो ककड़ियां जो होते हैं, आमतौर पर ये तीन हिस्से, अंदर तीन कक्ष होते हैं इनमें, करेला, लौकी, तुरई, गिलकी, ये जितने भी हैं, कुकुरबिट्स हैं, ये पीपो हैं। ये फल लंबे होते हैं। इनमें भी एक इपिकार्प होता है जो आमतौर पर नहीं खाया जाता। इसमें मीजोकार्प खाया जाता है, एंडोकार्प खाया जाता है, वही बात है। लेकिन ये भी कई बीज वाले होते हैं और बेरी से थोड़े से अलग होते हैं और ये काफी लंबे लंबे फल होते हैं। इनको पीपो कहा जाता है। इसमें सारी आपकी ककड़ियां और सब्जियां आ गई, ठीक है। फिर आता है ब्लास्टा या बेलुस्टा, दोनों कह सकते हैं इसको, ब्लास्टा। ये बहुत अलग प्रकार का फल होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अनार। ब्लास्टा में आप देखिएगा क्या होता है, अनार आपके पास सामने बढ़िया उदाहरण है। इसमें जो अनार का मोटा छिलका होता है वो इपिकार्प, मीजोकार्प से संलयन हो से बनता है। न वहाँ हम इपिकार्प खाते हैं न मीजोकार्प खाते हैं, बिल्कुल फ्यूज होकर के मोटा आवरण बन जाता है। एंडोकार्प भी आप पतली सी परत के रूप में अंदर देख सकते हैं, वो भी नहीं खाया जाता। इसमें फल भित्ति खाते ही नहीं। इसमें आप देखेंगे अनार में क्या खाते हैं, अनार का जब बीज निकालते हैं, बीज के चारों ओर एक रसीला आवरण होता है, बीज चोल है बेसिकली, वो खाया जाता है, टेस्टा कहते हैं, ठीक है। तो अनार के अंदर देखा जाए तो बीज चोल जो होता है, जो बाहर का आवरण है, ये रसीला
खाने योग्य होता है। तो इसमें बीज का भाग खाने योग्य है, इसमें फल भित्ति खाने योग्य नहीं होती। ठीक है, बाकी सब में तो हम फल भित्ति खा रहे हैं। इसी तरह से नारियल जो है इसके अंदर भी फल भित्ति खाने योग्य नहीं है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। नारियल तो ड्रूप तो हमें अलग से भी पढ़ना है। उसके बाद आता है पॉम। पॉम का उदाहरण है सेब। ये ध्यान रखना, पॉम या सेब जो है ये कूट फल है, मतलब ये वास्तविक फल नहीं है, ये आभासी फल है। आपने एप्पल में देखा होगा कि एप्पल के अंदर आप जब काटोगे तो बीच में बीज दिखते हैं, वहां थोड़ा सा कठोर भाग होता है। तो जो वास्तव में अंडाशय वाला भाग है जो वो है कठोर भाग, और वो हम नॉर्मली काट के निकाल देते हैं। और एप्पल का जो आसपास का जो गूदेदार भाग है वो उसके पुष्पासन से बनता है, उसका पुष्पासन बढ़ जाता है और पूरे अंडाशय को घेर लेता है। तो वास्तव में पुष्पासन खाते हैं, ठीक है, और अंडाशय और बीज अंदर रहते हैं जो नॉर्मली खाया नहीं जाता है, इसके अंदर पुष्पासन खाया जाता है, पुष्पासन खाने योग्य। तो यही चीजें हैं जो कभी कभी पूछ ली जाती हैं, ध्यान रखने वाली बात, कॉमन सेंस की बात। पुष्पासन खाने योग्य है। इधर अनार में भी बीज का जो आवरण है, बीज चोल रसीला, वो खाता है। तो मतलब अनार में, सेब में, इनमें जो अंडाशय से बनने वाला फल है वो नहीं खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और है एम्फीसार्का। इसका उदाहरण है बिलपत्र। बिलपत्र देखा होगा, भगवान शिव को चढ़ाए थे। बिलपत्र में क्या होता है, इसके हम तो वो पत्ते यूज करते हैं, लेकिन इसका फल भी होता है, और ये बड़े बड़े आते हैं ऐसे गोल, और बड़े ही कड़क होते हैं, कठोर काष्ठिल होते हैं। इनमें जो ईपी कार्प होती है वो तो काष्ठिल होती है, लकड़ी की तरह होती है, थोड़ा बहुत मजबूत, तोड़ने में जोर आता है। अंदर फिर इसके मीजोकार्प, एंडोकार्प मिलेंगे जो खाए जाते हैं, थोड़ा सा अलग है। एम्फीसार्का कहते हैं इसको, बिल इसका उदाहरण है। तो एक एक उदाहरण दिए हैं मैंने आपको, और किस में कौन सा भाग खाया जाता है, कौन किस तरह का है। आपको मासल सरल फल के ये 5-7 प्रकार ध्यान रखने हैं, ठीक है। इनमें से मतलब वो कौन कौन से देखिए, अस्थिल हो गया, अस्थिल का उदाहरण आम, नारियल, ठीक है, एक बीजी होते हैं। मीजोकार्प खाया जाता है, कभी कभी मीजोकार्प भी मुख्यतः खाया जाता है, नारियल में तो मीजोकार्प भी नहीं खाते, ठीक है। फिर आता है बेरी, ये कई बीज वाला होता है और इसके अंदर भी मीजोकार्प, एंडोकार्प खाते हैं, लेकिन इसका एपिकार्प भी खाया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है हेस्प्रीडियम। हेस्प्रीडियम जो है नींबू परिवार के सदस्य हैं, इनके अंदर रसीले तंतु होते हैं जो एंडोकार्प से निकलते हैं, वो खाते हैं, ठीक है। फिर पीपो होता है, ये ककड़ियाँ और सारे सब्जियां हैं जिनके अंदर भी ईपीकार्प को छोड़कर बाकी चीज़ें खाई जाती हैं। बेलुस्टा जो है ये अनार है और इसके अंदर बीज का बीज चोल खाते हैं, फल भित्तियाँ खाने योग्य नहीं होती। और जो पॉम है ये आभासी फल होता है, इसमें फल जो हमें एप्पल जो दिखता है वो पुष्पासन के बढ़ने से बनता है। मुख्य जो बीज और अंडाशय से बना हुआ भाग बीच में रहता है जो खाया नहीं जाता। और एम्फीसार्का भी, इसके अंदर भी जो ईपीकार्प बड़ा काष्ठिल और कड़क हो जाता है, उसके अलावा अंदर का भाग खाया जाएगा। ये कुछ अलग अलग प्रकार की इसमें और भी प्रकार हैं, मैंने कुछ गिने चुने आपको ये 7 प्रकार बताएं, बाकी और भी हैं। अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना है तो कम से कम 5-7 नाम जरूर ध्यान रखिएगा। ये सब वैज्ञानिक नाम है फलों के और कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हमें एनसीईआरटी के अंदर अस्थिल फल के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे रखा है, ठीक है। अस्थिल यानी कि ड्रूप के बारे में हमें थोड़ा सा बता रखा है कि ड्रूप जो होता है एक अंडपी, या तो एक अंडप हो तो उसका एक अंडाशय होगा, या बहुअंडपी युक्ता अंडपी, मतलब बहुअंडपी हो तो फिर वो जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। और ऊर्ध्व अंडाशय मतलब मोनो और मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस सुपीरियर ओवरी से बनते हैं। ये फल एक कार्पल के अंडाशय से या एक से अधिक कार्पल होंगे तो उनके अंडाशय सारे जुड़े हुए होंगे, सिंग कार्पस होंगे, उनसे बनेंगे। और ये हमेशा एक बीज वाले होते हैं और इसमें अंतःभित्ति कठोर होती है। ड्रूप के अंदर एंडोकार्प जो होता है वो कठोर होता है। अब अगर इसके 2 उदाहरण हमारे पास, आम और नारियल। आम के अंदर तो खाने योग्य भाग मीजोकार्प मध्य फल भित्ति होती है। नारियल का केस और अलग है। नारियल में बड़ा अच्छा उदाहरण है, नारियल आपने देखा होगा, एक तो आता हरा नारियल जिसको काट के हम स्ट्रॉ लगा के नारियल पानी पीते हैं। फिर यही नारियल बाद में सूखे नारियल में बदल जाता है, तो जिस पर वो रेशे होते हैं जिनको छील करके फिर तोड़ते हैं, और ये पूजा वगैरह में भी हम यूज करते हैं कोकोनट, वो हरे नारियल ही सूखने पर ऐसा बनता है। ये 2 अलग अलग नहीं है। अच्छा, आप जब हरा नारियल देखते हैं तो आप देखो वो जो हरा हरा रंग बाहर दिख रहा है कठोर सा, वो होता है उसका ईपीकार्प। समझ में आई बात। फिर अंदर जो जिसको हम काटते हैं कई बार तो सफेद सा भाग निकला रहता है जब वो हरा होता है तब, तो ठीक है, वो मीजोकार्प है।
ठीक है। और यही मीजोकार्प जब नारियल सूख जाता है, नारियल जब सूख जाता है तो उसका इपिकार्प जो हरा था वो तो हट जाता है, और जो आप सूखा नारियल देखते हैं जिसमें रेशे होते हैं और जो आप छीलते हैं फिर, वो जो कोयर जिसको कहते हैं हम, जो रेशे हैं वो मीजोकार्प का है। मीजोकार्प सूख जाता है और उसके रेशे रह जाते हैं, और जब उसको हटाते हैं तो नारियल के चारों ओर एक कठोर आवरण अंत में बचता है और वो है एंडोकार्प, और वो भी हम नहीं खाते। नारियल का इपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प कुछ नहीं खाते। इसको तोड़ने के बाद अंदर जो नारियल निकलता है, गिरी जिसको हम कहते हैं, नारियल पानी भी होता है और यही पानी बाद में जम जाता है तो सफेद गिरी बन जाती है। ये जो हम खाते हैं ये भ्रूण का भाग है, भ्रूण पोष, जो कि भ्रूण को पोषण देने के लिए रखा गया है, वो हम खाते हैं। फल भित्ति का कोई भाग नारियल में नहीं खाया जाता, समझ गए? ठीक है। तो बाह्य फल भित्ति कठोर और पतली होती है जो हरे रंग की दिखती है। मध्य फल भित्ति मोटी है और कठोर रेशों की बनी होती है जो बाद में नारियल के रेशे दिखते हैं। और अंत फल भित्ति भी कठोर होगी और इसके अंदर बीज सुरक्षित होता है। नारियल में खाने योग्य भाग भ्रूण पोष होता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म खाते हैं, भ्रूण पोष खाते हैं। एंडोस्पर्म के बारे में ज्यादा डिटेल आप पादप जनन के चैप्टर में पढ़ेंगे। इन दोनों के डायग्राम भी हमें एनसीईआरटी में दिए हैं, मैंने वही डायग्राम दिखाए आपको। ये देखिए, ये आम और नारियल का डायग्राम। आम में ये बाह्य फल भित्ति है इपिकार, फिर ये मध्य फल भित्ति दिख रही है और ये बीज दिख रहा है और एंडोकार। इस ये सूखा नारियल दिखा रखा तो ये जो रेशे दिख रहे हैं ये मध्य फल भित्ति के हैं, इपिकार तो हट गई इसमें, और बिल्कुल कठोर जो अंदर भाग है वो अंतःफल भित्ति है। ठीक है। तो ड्रूप के बारे में एनसीईआरटी ने थोड़ा डिटेल में दिया है तो इसको अच्छे से ध्यान रखें। कौन से प्रकार की अंडाशय से बनेंगे, कैसे होते हैं। तो ड्रूप मैंने आपको बताया कि हमेशा एक अंडपी, या तो एक अंडपी या बहुअंडपी संयुक्त अंडपी। बहुअंडप है तो वो जुड़े हुए होने चाहिए। ऊर्ध्व अंडाशय से बनेंगे और हमेशा एक बीज होता है। इनमें एंडोकार्प कठोर होता है। खाने योग्य भाग मीजोकार्प हो सकता है जैसे कि आम में, और कभी कभी तो ये भी नहीं तो फिर हो सकता है बीज का कुछ भाग जैसे कि भ्रूण पोष नारियल में खाया जाता है। समझ में आई बात? तो ये तो मांसल फल हो गए, सरल फलों का एक प्रकार। अब हम आते हैं शुष्क सरल फल पर। दूसरा भाग क्या था? दो भाग बताए थे, मांसल और शुष्क। अब हम लेते हैं शुष्क सरल फल, ड्राई सिंपल फ्रूट। इनमें फल भित्ति शुष्क होती है और खाने योग्य नहीं होती। बाह्य, मध्य और अंतःफल भित्ति में विभाजन भी नहीं है। साफ बात है, इसमें फल भित्ति मांसल नहीं है। इपिकार्प, एंडोकार्प, मीजोकार्प जो है सारे सूख करके चिपक जाती है। इसमें अगर हम खाते हैं तो बीज का भाग खाएंगे। ये फल खाने योग्य ऐसे नहीं होते। अब इनको हम तीन भागों में बांटते हैं और इसमें भी आप देखिएगा इसके कई सारे प्रकार हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं। तीन बड़े समूह में बांटा है। इनमें क्या होता है? तीन प्रकार है। कुछ ये शुष्क फल ऐसे होते हैं जो जब पूरी तरह से बन जाते, परिपक्व होते हैं तो अपने आप ये खुल जाते हैं और इनके बीज मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई शुष्क फल स्वतः ही खुल जाए सूखने पर तो वो कहलाता है स्फोटी फल, उसमें स्फुटन हो जाता है और बीज निकल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कभी खुलते ही नहीं है, बीज अंदर का अंदर ही रहता है, वो अस्फोटी फल होंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो खुलते तो नहीं है लेकिन बीज के हिसाब से एक एक हिस्से में टूट जाते हैं। मतलब एक एक बीज का हिस्सा टूट जाता है, हालांकि ये खुला नहीं लेकिन एक एक बीज के हिस्से में फल टूट जाता है, उसको भिदुर फल कहते हैं, साइजोकार्पिक। तो ये डिसेंट, इनडिसेंट और साइजोकार्पिक तीन प्रकार के। अब इनके अंदर भी कई प्रकार है, मैं दो तीन नाम बता रहा हूं, बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। जो स्पोटी फल है जो स्वतः खुल जाते हैं उनमें एक आता है लेग्यूम, मटर, जिसको हम कई बार फली भी कहते हैं। मटर की जो फली होती है, ये तो अपन गीला मटर लाते हैं, सूखने के बाद अगर ये पौधे पे लगी हुई सूख जाती है तो ये यूं कि यूं दोनों तरफ से खुल जाती है और बीज मुक्त हो जाते हैं। खाते भी बीज ही, ठीक है। तो मटर की जो फली है वो यूं कि यूं खुल जाती है। ओके, तो इसमें भी बीज खा रहे हैं और ये दोनों तरफ से खुलती है। और एक होता है फॉलिकल। फॉलिकल और फली में इतना सा अंतर है कि फॉलिकल की फली जैसे ही होता है लेकिन ये एक तरफ से खुलता है, मतलब ये एक तरफ से खुलेगा, एक तरफ से जुड़ा रहेगा। और जो लेग्यूम की फली होती है वो दोनों तरफ से खुलती है, बस इतना सा अंतर है। तो जैसे कि चंपा वगैरह में फॉलिकल मिलते हैं तो मटर में लेग्यूम मिलता है। ये सब स्पोटी फल है। और भी प्रकार हैं, मैं आपको दो जो सबसे कॉमन है वो बता रहा हूं। अस्फोटी फल, जो फल कभी नहीं खुलते, उसमें एक आता है एकीन, जो मिराबिलीज में मिलता है। ये एक बीजीय होता है और कभी खुलता नहीं है, ठीक है। आमतौर पर मिराबिलिस के बीज तो खैर खाए भी नहीं जाते, बट इस प्रकार के फल को एकीन के छोटे छोटे फल होते हैं, ठीक है, और अंदर एक बीज होता है। फिर एक होता है सिप्सेला, जो कि सूर्यमुखी में होता है, ये भी एक बीजी होता है, ठीक है।
अब सिपसेला में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक बीजी, इसके अंदर ये एक बीज होता है। बस सिपसेला में खास बात है कि इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे से हेयर होते हैं, जिसकी वजह से उड़ता रहता है हवा में। ठीक है, सिपसेला कहते हैं इसमें। ये शुष्क हेयर को पेपस भी नाम दिया जाता है। ठीक है, और ये कंपोजिटी कुल के सदस्य, एस्टरेसी के सदस्य, सूरजमुखी वगैरह, गेंदा वगैरह इनमें मिलते हैं सिपसेला। एकीन भी एक बीज का ही है, बिल्कुल साधारण सा है, उसमें कुछ भी नहीं। ये भी एक बीज का, बस इसके ऊपर जो शुष्क रोम पाए जाते हैं। उसके बाद एक कैरियोप्सिस, गेहूं, मक्का, चावल। गेहूं, मक्का, चावल सभी कैरियोप्सिस प्रकार के फल हैं। इसमें क्या होता है, फल भित्ति अत्यंत पतली होती है और बीज के ऊपर ही चिपक जाती है। अब हम कई बार कहते हैं साहब गेहूं क्या है, तो गेहूं हमें बीज लगता है। मक्का क्या है, बीज है। चावल बीज है। वास्तव में ये बीज नहीं है। ये जो गेहूं का जो बाहर का जो भाग दिखता है आपको, उसके ऊपर फल भित्ति भी चिपक जाती है। ठीक है, तो फल भित्ति दोनों चिपक जाते हैं और ये कैरियोप्सिस प्रकार का फल कहलाता है। बड़ा ही विकसित प्रकार का फल माना जाता है ये। ठीक है, जो घास कुल के सदस्यों में पाया जाता है। इसके अलावा नट होते हैं, जैसे काजू वगैरह हैं, तो नट्स तो हम वैसे भी जानते हैं, ये भी बीज ही खाए जाते हैं। तो ये कुछ अस्फुटी फल हैं जिनका स्फुटन नहीं होता, बीज अंदर का अंदर ही रहता है, हमें तोड़ के खाना पड़ता है। ठीक है, और फिर प्रकृति में तो ये पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे टूटता है, अपने आप से नहीं टूटता ये। ठीक है, फिर उसके बाद है विदुर फल, साइजोकार्पिक। ये खुलते नहीं है, लेकिन एक एक बीज के चैम्बर में टूट जाते हैं। इसका बढ़िया उदाहरण है लोमेंटम, मूंगफली। मूंगफली के जैसा फल जो होता है वो लोमेंटम कहलाता है। मूंगफली में आप देखो, मूंगफली कठोर आवरण से रहते हैं, आप जिसको खोलोगे तो अंदर बीज दिखेंगे और बिल्कुल एक एक बीज का कक्ष होता है। प्रकृति में क्या होता है, मूंगफली ये एक एक बीज के कक्ष में टूट जाती है। ठीक है, तो ये लोमेंटम, ये भी विदुर फल में आएगा। और एक क्रीमोकार्प जो धनिया में मिलता है। आपने धनिया की दाल खाई हो, साबुत धनिया होता है। साबुत धनिया बिल्कुल ऐसा गोल सा होता है और ये फिर दो फाड़ में टूट जाता है, दो भागों में, और इसी में से धनिया की दाल मिलती है हमें। ठीक है, वो क्रीमोकार्प प्रकार का फल है जो धनिया में होता है। तो धनिया और मूंगफली जैसे जो फल हैं, लोमेंटम, क्रीमोकार्प, ये खुलते नहीं है, एक एक बीज के हिस्सों में टूट जाते हैं। ठीक है, तो तीन प्रकार के शुष्क सरल फल हो गए। स्फोटी फल जो स्वतः खुल जाते हैं, अस्फोटी फल जो कभी नहीं खुलते, और साइजोकार्पिक जो खुलते नहीं है लेकिन एक एक बीज के हिस्से में टूट जाते हैं, विदुर होते हैं। ठीक है, और इनके जो ये लेग्यूम, फॉलिकल, ये जो नाम है ये ध्यान रखिए किसमें कौन से हैं, उसका एक एक उदाहरण दिया है मैंने। उससे ज्यादा डिटेल में हमें शुष्क फलों में नहीं जाना है। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे फलों का पहला प्रकार, जिसको हम कहेंगे सिंपल फ्रूट। ठीक है, ड्राई सिंपल फ्रूट हो गए, ड्राई और मासल दोनों। अगला भाग लेते हैं दूसरे प्रकार का फल, और वो है पुंज फल, यानी कि एग्रीगेट फ्रूट्स। ठीक है, पुंज फल, एग्रीगेट फ्रूट्स। मैंने आपको बताया था कि ये जो है छोटे छोटे फलक, छोटे छोटे फ्रूटलेट्स, फलकों का एक गुच्छा होता है, समूह होता है, जिसको ग्रीक भाषा में इटेरियो कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा पुष्प की मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस जायांग से विकसित होगा। ये बात मैंने इसलिए पहले ही बता दी थी कि अगर पुष्प के अंदर का जायांग में कई सारे कार्पल हैं और अगर वो सारे कार्पल स्वतंत्र हैं, एपोकार्पस, ठीक है, वियुक्तांडपी, तो फिर हर कार्पस के अंडाशय से एक छोटा सा फल बनेगा। और कई सारे कार्पल है तो सबके फल एक गुच्छे के रूप में दिखेंगे, छोटे 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 छोटे। समझ गए? तो वो कहलाता है पुंज फल। ठीक है, तो पुंज फल हमेशा किससे बनेगा? मल्टीकार्पी, बहुअंडपी और वियुक्त अंडपी जायांग। ये दो चीज अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, इनसे बनता है। अगर ये संयुक्त हो जाते हैं तो फिर सरल फल बन जाएगा। आगे बात समझ। अब इनके अंदर ये जो छोटे छोटे फल बनते हैं जिनको फलक भी कहते हैं, अब ये फल आपके मासल फल की तरह, या प्रकार तो वही होंगे, जैसे फॉलिकल का पुंज, फॉलिकल बताया था आपको, फॉलिकल किसमें बताया था? स्पोटी प्रकार का जो शुष्क फल है। अब ऐसे कई सारे फॉलिकल अगर समूह में लगे हैं तो फॉलिकल का पुंज हो गया। कैलोट्रोपिस आंकड़े में मिलता है। बेरीज का पुंज, कई सारी बेरीज। अब देखो हर छोटा फल जो है, फलक, ये अपने आप में सरल फल जैसा ही है, तो कई छोटे छोटे सरल फल का गुच्छा है, क्योंकि ये यहां पर कार्पल अलग अलग थे तो अलग अलग झुंड बन गया। बेरीज का समूह सीताफल, सीताफल सबने देखा होगा। सीताफल में जो एक एक इकाई है वो एक फल है, छोटा सा फलक है जिसमें एक बीज होता है, वो बेरी होती है, बेरी का वो। ऐसे ड्रूप का पुंज रसभरी में मिलता है। कई सारे ड्रूप का समूह रसभरी में,
तो एकीन का पुंज कमल में मिलता है। ठीक है, तो आपको फॉलिकल, बेरी, ड्रूप और एकीन 4 के मैंने पुंज बताए। इनमें छोटे छोटे कई सारे फल गुच्छे में होते हैं। फॉलिकल का पुंज आंकड़े में, बेरीज का पुंज सीताफल में, ड्रूप का पुंज रसभरी में और एकीन का पुंज कमल में मिलता है। ठीक है, तो पुंज फल में दरअसल कार्पल के अंदर जायांग के कार्पल एक दूसरे से स्वतंत्र होने की वजह से हर कार्पल का अपना एक छोटा फल बन जाता है और फल गुच्छे में, झुंड में दिखाई देते हैं। इटेरियो कहते हैं जिनको, इस झुंड को इटेरियो कहते हैं। ये 3-4 प्रकार इसके ध्यान रखने। और उसके बाद तीसरा और अंतिम प्रकार आता है संग्रथिल फल। ठीक है, कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट ऐसे जो संपूर्ण पुष्पक्रम से विकसित होते हैं, जो सारे पुष्पक्रम से विकसित होंगे वो संग्रथिल कंपोजिट। इसमें क्या होता है, पुष्प फूलों के छोटे छोटे फल संयुक्त। इसमें क्या होता है, फूल बहुत छोटे होते हैं और हर फूल से एक छोटा सा फल बनता है जो आपस में फिर फ्यूज हो जाते हैं और एक संग्रथिल फल बनाते हैं। मतलब यहाँ ये है कि पुष्पक्रम के छोटे छोटे फूलों के छोटे छोटे फल सब जुड़ जाते हैं और एक बड़ा फल बन जाता है। इसमें आपको 2 नाम ध्यान रखने हैं। एक तो सोरोसिस प्रकार, सोरोसिस जिसमें कैटकिन या स्पेडिक्स पुष्पक्रम पूरा का पूरा फल में बदल जाता है। कैटकिन या स्पेडिक्स, जैसे शहतूत, शहतूत की ऐसी जो बालियां आती हैं वो पूरा पुष्पक्रम होता है। ठीक है, अनानास, कटहल, अनानास जो आप देते हैं आपको, पाइनएप्पल। ठीक है, पाइनएप्पल और कटहल, कटहल सबसे बड़ा फल माना जाता है। फलों में सबसे बड़ा फल कटहल होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो हैं, अब कटहल को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, वो सब हर पुष्प का फल है जो जुड़ गया। ऐसे पाइनएप्पल में भी आपको कई सारी इकाइयां दिखती हैं, शहतूत भी है। तो ये कैटकिन या स्पेडिक्स पुष्पक्रम पूरा का पूरा एक ही फल में बदल जाता है। इसको सोरोसिस प्रकार का फल कहते हैं, समझ गए। ठीक है, और दूसरा होता है साइकोनस, और ये हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से विकसित होता है, जैसे कि अंजीर वगैरह है। अब आप याद कीजिए, पुष्पक्रम में मैंने सबसे लास्ट में एक पुष्पक्रम बताए थे, 3 विशिष्ट पुष्पक्रम बताए थे। एक तो साइथियम बताया था, एक हाइपेंथोडियम बताया था और एक वर्टिसिलेस्टर। हाइपेंथोडियम में मैंने वहां भी कहा था कि पूरा का पूरा, उसमें क्या होता है कि जो मासल सा एक कप बनता है, उसके अंदर नर पुष्प, मादा पुष्प और उदासीन पुष्प लगे रहते हैं और उसमें कीड़ा अपने अंडे दे देता है और वो बंद रहता है। वही कीड़ा अंदर परागण करता है और फिर बाद में बाहर निकल आता है, और वो जो मासल कप होता है वही पूरा फल में बदल जाता है। वो पूरा पुष्पक्रम था हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम यूं का यूं फिर फल में बदल जाता है। जैसे अंजीर, अंजीर आप काटोगे तो बीच में आपको बीज दिखेंगे, वो बीज उस कप के अंदर जो बीज थे, पुष्प थे, उनसे बना। बाकी मासल कप होता है जो खाया जाता है, पूरा का पूरा इस तरह से। बरगद के, पीपल के और अंजीर के जो फल होते हैं वो सब साइकोनस प्रकार के होते हैं, उनमें हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो अगर पूरे पुष्पक्रम से अगर फल बन रहा है तो पूरे पुष्पक्रम से फल बनना संग्रथिल या कंपोजिट फ्रूट कहलाता है, जिसमें 2 प्रकार ध्यान रखना। सोरोसिस जो कैटकिन या स्पेडिक्स पुष्पक्रम से बनेगा, उदाहरण शहतूत, अनानास, पाइनएप्पल और कटहल। ठीक है, और दूसरा है साइकोनस, साइकोनस हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से बनेगा, जो अंजीर और पीपल, बरगद के जो फल होते हैं उनमें दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर फलों के ये 3 प्रकार हो गए, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, पुंज फल, और तीसरा है कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट में हमने 2 प्रकार बताए थे, मासल और शुष्क। मासल में हमने 5-7 नाम बताए, शुष्क में हमने 3 प्रकार बताए। मैं पूरे फल को एक चार्ट के रूप में अगर आपको दिखाना चाहूं तो ये इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। अंत में देखिए, फल जो है हमने 3 भाग में बांटा, सरल फल, पुंज फल, संग्रथिल फल। पहले सरल की बात करें तो ये सरस यानी कि मांसल, और ये शुष्क फल जो गीले होते हैं, मांसल होते हैं, उनको सरस फल भी कहते हैं। इसमें देखिए, पहला अस्थिल फल, आम, नारियल, बादाम, सब उदाहरण दे रखे हैं मैंने। ठीक है, दूसरा बेरी, बेरी के बहुत सारे उदाहरण हैं, आलू, टमाटर, बैंगन, अंगूर, अमरूद, केला, ये सब बेरी होते हैं। ठीक है, फिर पोम, पोम में सेब और नाशपाती आएगी। फिर आता है पीपो, कद्दू, खीरा, तरबूज, खरबूज, ये सारी जो ककड़ियाँ हैं। फिर हेस्प्रिडियम, नींबू, मौसम्बी, संतरा। फिर ब्लास्टा में अनार और एम्फिसार्का में बेल। समझ में आई, यही 7 प्रकार बताए थे और इनके उदाहरण ध्यान रखने हैं। फिर शुष्क फल, शुष्क में अस्फोटी, स्फोटी और भिदुर 3 प्रकार थे। अस्फोटी में एक तो बताया था एकीन, एक बीज वाला, मिराबिलीज में मिलता है। सिपसेला, ये कंपोजिटी कुल के सदस्यों में, एक सूर्यमुखी गेंदा में।
फिर कैरियोप्सिस गेहूं चावल घास कुल में, और नट होते हैं लीची सिंघाड़ा काजू ये सारे। अच्छा, कई सारे फॉल्स नट भी होते हैं। कोकोनट नट नहीं है, बादाम नट नहीं है, कैशू नट काजू नट है। तो कई ऐसे नाम है जिनके पीछे नट लगाते हैं लेकिन वो नट नहीं है। ध्यान रखिएगा कि ये लीची सिंघाड़ा काजू ये सब नट में आते हैं। ऐसे स्पोर्टी फल में मैंने दो बताए थे, लेग्यूम और फोलिकल, और बिदुर फल में लोमेंटम और क्रीमोकार्प, जो मूंगफली और धनिया में। इमली मूंगफली ये सब लोमेंटम होते हैं, धनिया जीरा सौंफ ये सब क्रीमोकार्प हैं। लेग्यूम मटर चना और ये लेग्यूम कुल के पौधे, फोलिकल में चंपा। ठीक है, ये सारे सरस फल हैं, पूरा चार्ट ध्यान रखना है। उसके बाद पुंज फल में फोलिकल पुंज बताया था आंकड़े में, आंख में। बेरी का पुंज सीताफल में, ऐसे अस्थिल पुंज रसभरी में, और एकिन का पुंज गुलाब और कमल में मिलता है। 4 नाम ये बताए थे। और संग्रथिल फल में 2 हैं, सोरोसिस जो कि शहतूत पाइनएप्पल इनमें आता है, शहतूत पाइनएप्पल कटहल, और सबसे बड़ा फल भी यही है। और साइकोनस अंजीर बरगद इनमें मिलेगा। ठीक है, तो पूरे फल के ये जो विभिन्न प्रकार है, अंत में मैंने आपको ये पूरा इसका चार्ट बताया। समझ में आई बात? तो देखिए, फल वैसे अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको इतना बड़ा नहीं देखिए, फल की परिभाषा दे रखी है और सीधा एक ड्रूप अस्थिल फल समझा रखा है। हमने जरूर फल के 3 प्रकार बताए, सिंपल, एग्रीगेट, कंपोजिट, और उनके मुख्य मुख्य प्रकार। ठीक है, क्योंकि और इनमें जो मैंने मेन लिए हैं ये उदाहरण पूछे जाते हैं, कभी किसी में खाने योग्य भाग पूछ रहा है किस प्रकार का फल है। भले ही एनसीईआरटी में पूरे नहीं है लेकिन इनके क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं, इसलिए कम से कम इतना जरूर इसको ध्यान रखें। और ऐसे ही चार्ट बना करके आप इसको याद रख सकते हैं। मैंने हर बार कहा है, जड़ तना पत्ती से लेकर पुष्प और सब कि हर एक में आप चार्ट बनाइए, शॉर्ट नोट 1 पेज 2 पेज में सारे प्रकार और उनके उदाहरण वहीं लिख लें, बार बार पढ़ेंगे तो याद होगा। जैसे मैंने फल का तो आपको ये बताया बना करके भी। ठीक है, तो ये हमारा एक और भाग हुआ मॉर्फोलॉजी का फल। फल के बाद अब हम शुरू करते हैं बीज। फल में हमने देखा विभिन्न प्रकार के फल हैं, शुष्क और सरस और संग्रथिल और पुंज। फलों के अंदर पाए जाते हैं बीज। पौधों के विभिन्न भागों में आखिरी भाग रहता है बीज। जड़ तना पत्ती पुष्पक्रम, फिर पुष्प फल, और फल के बाद अंत में आता है बीज। तो हमारे जो पौधे के आकारिकी भाग हैं उनका ये आखिरी भाग हम कहते हैं बीज। बीज क्या है, कैसे और कहाँ से बना, इसी के बारे में हम थोड़ा सा संक्षिप्त में विवरण लेंगे। बीज हमेशा, जैसे मैंने फल के समय भी बताया था कि बीज हमेशा बीजांड से बनता है और वो भी निषेचन के बाद बनता है। अगर निषेचन नहीं हो तो हो सकता है एक बार को फल बन जाए अंडाशय से, लेकिन बीज नहीं बनता। बीज केवल तभी बनता है जब निषेचन हो, और निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है। तो सबसे पहली बात यह है कि निषेचन के बाद बीजांड बीजों से विकसित होते हैं। ठीक है, ये निषेचन के बाद विकसित होंगे। अब देखिए, बीज के अंदर 2 मुख्य भाग हैं। बीज में कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, 2 चीज़ें हैं। एक तो उसमें होता है बीज आवरण और दूसरा होता है भ्रूण। बीज आवरण और भ्रूण 2 चीज़ों का बना होता है। ठीक है, और जो भ्रूण होता है ये मेन पार्ट है, बीज आवरण उसके चारों ओर के कवर हैं। ठीक है, अब देखिए, बीज को समझने से पहले थोड़ा बीजांड की स्थिति भी समझ में आनी चाहिए। वैसे बीजांड की संरचना आप लोग पादप जनन के चैप्टर में पढ़ते हैं, जो 12th का पहला चैप्टर है आपका। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ आइडिया देने की कोशिश करूँगा। अगर हमें बीजांड का स्ट्रक्चर पता है तो उसी से जब बीज बनता है तो कौन सा भाग क्या बदलता है बीज में, वही चीज़ हमें समझनी होती। वैसे बीज में 2 चीज़ होती हैं, बीज आवरण जिसे हम सीड कोट कहते हैं, और एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। भ्रूण में क्या होता है, देखो, भ्रूण में एक कक्ष होता है, सॉरी एक एक्सिस होता है। भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष होता है। ठीक है, एक तो भ्रूणीय अक्ष होता है और उस अक्ष से बीजपत्र लगा रहता है। अब बीजपत्र, एक बीजपत्र हो सकता है या 2 बीजपत्र। इसी के आधार पर तो आवृत बीज पौधों को 2 ग्रुप में बांटा, एक बीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री पौधे। तो भ्रूण में एक तो भ्रूणीय अक्ष होगा और एक बीजपत्र। अगर एक बीजपत्र है, जैसा कि एक बीजपत्री पौधों में, या 2 बीजपत्र है द्विबीजपत्री पौधों में होगा। ठीक है, भ्रूण के अंदर। अब जो भ्रूणीय अक्ष होता है, अक्ष है तो 2 शीर्ष होंगे, एक ऊपर का तो एक नीचे का। अब भ्रूणीय अक्ष जिसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस भी कहते हैं, उसके एक तरफ, एक सिरे पर प्रांकुर होता है, प्लूमूल। ठीक है, और दूसरे सिरे पर मूलांकर होता है, रेडिकल। और ये बात मैंने आपको जड़ और तना पढ़ाते समय बताया था। प्रांकुर जो है ये फिर किस में बदलता है, ये परोह में बदलता है, ये परोह में विकसित होता है।
और जो रेडिकल होता है ये जड़ों में, रूट में विकसित होता है मूलांकुर। ठीक है, तो भ्रूणीय अक्ष के दो सिरे हैं, एक सिरा कहलाएगा प्रांकुर तो दूसरा सिरा कहलाएगा मूलांकुर। अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे इसको। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए बीज के अंदर, बीज पहले तो बात है कि निषेचन के पश्चात बीज बनता है और बीजांड से बीज विकसित होता है, नंबर 1। दूसरी चीज, बीज के अंदर दो चीजें हैं, चारों तरफ का बीज आवरण जिसको सीड कोट कहते हैं, और उसके अलावा भ्रूण। ठीक है, अब जो भ्रूण होता है, भ्रूण के अंदर क्या है, भ्रूण के अंदर एक भ्रूणीय अक्ष होता है और बीज पत्र लगे होते हैं। बीज पत्र 1 हो सकते हैं, बीज पत्र 2 हो सकते हैं। भ्रूणीय अक्ष का एक सिरा कहलाएगा प्रांकुर, प्लूमुल, जिससे परोतंत्र बनेगा, तना पत्तियां, और दूसरा सिरा कहलाता है मूलांकुर, जिससे बनेगा रूट या मूल बनेगी रेडिकल से। ठीक है, अब बीज जब बनता है तो पौधे को भी पता है कि जब बीज कहीं जाके गिरेगा और वो अंकुरित होकर नया पौधा बनाएगा, ये भ्रूण जो होता है ये नई संतति, नया पौधा बनाएगा। तो ये बीज अंकुरित होता है, फिर भ्रूण से विकसित होकर के नया पौधा बनता है। ठीक है, वैसे पौधे जो हैं वो स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण से खुद का भोजन बनाते हैं, लेकिन वो तब जब उनमें पत्तियां बन जाए, हरे रंग का हरित लवक आ जाए। तो बीज के अंकुरण से लेकर के हरी पत्ती बनने तक, इस दौरान बीज को ऊर्जा चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, बीज के अंदर भ्रूण को ऊर्जा चाहिए विकसित होने के लिए, तो बीज के अंदर हम कुछ संचित खाद्य रखते हैं। ये संचित खाद्य जो होता है अंकुरण में मदद करता है, जब तक कि पहली पत्ती न बन जाए। एक बार लीफ बन गई तो उसके बाद तो फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए बीज में हमेशा भोजन संरक्षित रखा जाता है। ठीक है, बीज जो है काफी लंबे समय तक रखा जा सकता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को निकाल सकता है, और जब अनुकूल परिस्थितियां आती तो अंकुरित होता है। अंकुरण के समय वो ये संचित भोजन काम आता है। ठीक है, और ये अंकुरण के दौरान काम आएगा और ये पहली पत्ती के निर्माण तक इसका उपयोग किया जाएगा। अब ये भोजन संग्रहण होगा कहाँ, तो 2 जगह है। देखिए अलग अलग बीजों में, कुछ बीज में भोजन जो है वो बीज पत्रों में संरक्षित होता है। तो बहुत से ऐसे पौधे हैं, ठीक है, जिनके अंदर संचित खाद्य उनके बीज पत्रों में रखा जाता है और बीज पत्र बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, कई पौधे ऐसे जिसमें बीज पत्र भ्रूणपोष में होता है। अब भ्रूणपोष क्या है ये मैं थोड़ा सा भी आगे बताऊंगा। भ्रूणपोष भ्रूण के साथ ही विकसित होने वाला एक संरचना है जिसमें संचित खाद्य होता है और भ्रूण इसी भ्रूणपोष से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो या तो भ्रूण के बीज पत्र में भोजन मिलेगा संचित खाद्य, या फिर भ्रूणपोष में मिलेगा। लेकिन ये संचित खाद्य रखना जरूरी है। ये क्यों चाहिए, जब बीज का अंकुरण होगा तो उस समय शुरुआत में इसकी जरूरत पड़ेगी, जब तक कि पत्तियां ना बन जाए। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले थोड़ा बीजांड का स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा, फिर इस बीजांड का कैसे कैसे ये बीज में विकसित होता है ये हम देखेंगे। देखिए आपने कार्पल की संरचना तो देखी है, और कार्पल की संरचना कुछ इस तरह की है जिसमें एक ये वर्तिकाग्र होता है, स्टाइल होती है, और ये अंडाशय है और इसके अंदर ये बीजांड लगे हुए हैं। ये जो अंडाशय के अंदर ये जो हैं ये ओव्यूल हैं, ये बीजांड हैं। समझ गए। अब मैं इस एक बीजांड की संरचना को थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। तो एक सामान्य बीजांड कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर देखो सबसे नीचे वाला ये जो हिस्सा है इसका, जहां से ये प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, ये वाला भाग ये कहलाता है हाइलम। इसकी मदद से ये क्या करता है, प्लेसेंटा से और अंडाशय की भित्ति से जुड़ा रहेगा, हाइलम। अब आप देखेंगे ये एक उल्टा सा संरचना दिख रही है, इसमें ये 2 आवरण मिलते हैं, इसमें ये दोनों बाहरी और आंतरिक, इसको बोलते हैं अध्यावरण। अंग्रेजी में कहेंगे इंटेग्यूमेंट, अध्यावरण। ठीक है, एक यहां पर छिद्र होता है, ये छिद्र कहलाता है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोपाइल। ये वही द्वार है, यहां से पराग नली का प्रवेश करती है बीजांड द्वार से। ठीक है, अंदर जब जाते हैं हम तो अंदर देखिए बहुत सारा बड़ा सा कोशिकीय भाग है। ये पूरा ये जो कोशिकीय भाग होता है ये कहलाता है न्यूसेलस। न्यूसेलस बीजांड काय। ठीक है, इसके अंदर एक बड़ी सी संरचना बनती है। अब ये कैसे विकसित होती है ये सब तो आप बाद में पढ़ेंगे, जब आपको 12th में पढ़ाया जाएगा। ये जो एक बड़ी सी संरचना है ये कहलाता है भ्रूणकोश। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम भ्रूणकोश।
या इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको बीज के बारे में भी सही आइडिया। अब इसके अंदर देखो कुछ चीज़ें और हैं, ये सब कैसे बनती हैं ये आप बाद में रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर आप देखो 3 छोटी छोटी कोशिकाएं इस तरफ दिख रही हैं, ये 3 कोशिकाएं कहलाती एंटीपोडल सेल। इनका कोई बहुत विशेष कार्य नहीं होता। बीच में ये जो होते हैं ये होते हैं पोलर केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। और ये पोलर न्यूक्लियाई जो है ये कुल मिलाकर 2 होते हैं, आपको 2 दिख रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई 2 हैं। इनमें N+N यानी कि ये 2 होते हैं, N वाले 2 हैप्लॉइड होंगे पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। उसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको एक बड़ी सी संरचना नज़र आ रही है नीचे की तरफ। ये जो है ये है एग, मादा युग्मक एग, ठीक है। और इसके आसपास की 2 कोशिकाएं हैं, इसके पास की जो कोशिकाएं हैं इनको कहते हैं सिनर्जिड कोशिका। ये और इधर की तरफ ये जो है ना ये दोनों हो जाती हैं सिनर्जिड सेल। ऐसे ये पूरा एक बीजांड की संरचना है। अब ये कैसे आया, वो कैसे आया, ये सब चीज़ें जो इसका विकास का क्रम है ये सब आप रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन एक बीजांड अंदर से कुछ इस तरह का होता है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आप देखो क्या होता है, जब पराग नलिका इस बीजांड द्वार से अंदर जाती है तो पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं, ठीक है। तो एक नर युग्मक जो होता है, एक नर युग्मक तो इस एग के साथ संलयन करेगा, ये एग है, और एक नर युग्मक जो है वो इस एग के साथ संलयन करेगा और फिर ये दोनों मिलकर के एक डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे, ठीक है। तो एक नर युग्मक तो यहां काम आ जाएगा। ये नर युग्मक जो आते हैं ये एग भी हैप्लॉइड है, इन दोनों के संलयन से यहाँ पर युग्मनज बनेगा जाइगोट, डिप्लॉइड, और ये जाइगोट आगे चल करके फिर अब भ्रूण में विकसित होगा, तो ये बनेगा भ्रूण, समझ गए। जाइगोट से क्या बनेगा, भ्रूण। इधर जो ये पोलर न्यूक्लियाई हैं ये 2 हैं, एक नर युग्मक इनसे आकर संलयन करता है। पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं तो ये दोनों संलयन करते हैं और एक 3N, ठीक है, कोशिका बनेगी 3N सेल, और इस 3N सेल से एंडोस्पर्म बनता है, इसको कहते हैं भ्रूणपोष। ये भ्रूणकोश है, ये पोष है। अब ये भ्रूणपोष जो होता है ये पोषण प्रदान करता है, ये पोषण के लिए रहता है। ये पोषण भ्रूण को भी देता है, मतलब जब भ्रूण विकसित हो रहा होता है तो ये भ्रूण को भी देता है, ठीक है। और इसके अलावा ये बाद में बीज में भी रह जाता है तो ये आगे भी काम आता है। इसीलिए मैंने कहा था कि एक तो संचित खाद्य आपको भ्रूणपोष में मिलेगा, ठीक है, और एक जो है या फिर भ्रूण के अंदर जो बीज पत्र होंगे उनमें मिलेगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। अध्यावरण जो होते हैं ये बाद में बीज के अंदर बीज आवरण में बदल जाते हैं, ये बीज आवरण में बदल जाते हैं। हाइलम वैसा का वैसा ही रहता है, और जो माइक्रोपाइल जो छिद्र है ये छिद्र बीज के अंदर भी एक छिद्र के रूप में रहता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि किस तरह से पूरा बीजांड जो है बीज में बदलता है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बीजांड के विभिन्न भाग में आप देखिए, ये जो न्यूसेलस होता है बीजांड का है ये नॉर्मली समाप्त हो जाता है, ये बाद में निषेचन के बाद खत्म हो जाता है। एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड कोशिकाएं भी समाप्त हो जाती हैं निषेचन के बाद। पोलर न्यूक्लियाई जो है ये नर युग्मक से संलयन करके भ्रूणपोष बना देती हैं, और एग जो है ये एक और नर युग्मक से संलयन करके क्या बना देता है, भ्रूण बना देता है। तो यहाँ पर आप देखो संलयन 2 हुए, एक तो ये संलयन हुआ और दूसरा ये हुआ, इसीलिए इसको द्विनिषेचन कहते हैं कि 2 बार संलयन हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन कहते हैं। एक फर्टिलाइजेशन से तो जाइगोट बनेगा, भ्रूण बनेगा, और एक दूसरा निषेचन और हुआ जिससे भ्रूणपोष बनता है। तो बीजांड का कौन सा हिस्सा बीज में बना, तो बीज के जो आवरण है वो किससे बनेंगे, बीजांड के अध्यावरण से। बीज में एक छिद्र होता है जो माइक्रोपाइल बीजांड द्वारा, वही छिद्र बीज में भी रह जाता है।
बीज में हाइलम के द्वारा बीज जो है लगा रहता है फल से, फल भित्ति से, क्योंकि वो अंडाशय भित्ति से लगता, बाद में वही फल भित्ति हो जाएगी। एग से भ्रूण बन जाएगा, पोलर न्यूक्लियस से भ्रूणपोष। अब संचित खाद्य या तो भ्रूणपोष में होगा या भ्रूण के अंदर जो बीज पत्र है उसके अंदर होगा। ये भ्रूण जो हुआ इसके अंदर मैंने कहा था 2 भाग होते हैं। एक तो क्या हुआ, भ्रूणीय अक्ष जिसमें प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं, और दूसरा इसके अंदर क्या होता है, बीज पत्र, इसमें बीज पत्र होता है। आ गई बात समझ में? तो पहले एक बेसिक चीज समझ में आनी चाहिए, ये एक बीजांड की संरचना होती है, ठीक है। अब मोनोकोट और डाइकोट की जो बीज हैं उनमें थोड़ा बहुत भ्रूण का संरचना का अंतर है, हम इन दोनों को अलग अलग लेंगे। बेसिक चीज पहले समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले डाइकोट सीड की बात करते हैं, द्विबीजपत्रीय जो बीज होते हैं उनकी संरचना की बात करें, ठीक है। डाइकोट सीड के स्ट्रक्चर की, इसमें 3 भाग रहेंगे मुख्यतः, ठीक है। सबसे पहला रहता बीज आवरण, सीड कोट। सबसे पहला भाग बीज आवरण, सीड कोट। ये एक बाहरी रक्षात्मक आवरण है, बीज आवरण या सीड कोट कहते हैं, और ये अध्यावरणों से विकसित होता है। अभी बताया था कि जो बीजांड में अध्यावरण है वही बाद में बीज आवरण बन जाते हैं, और वो भी अध्यावरण भी 2 दिख रहे थे, बाहरी और आंतरिक, ठीक है। तो बाहरी अध्यावरण से तो बाहरी टेस्टा बनता है, ठीक है, बीज चोल भी कहते हैं इसे, और आंतरिक अध्यावरण से टैगमेन बनता, अंदर का जो स्तर है, ठीक है। तो सीड कोट के एक्चुअल में 2 भाग होते हैं, एक होता है टेस्टा और एक होता है टैगमेन। बाहरी अध्यावरण से टेस्टा और अंदर वाले अध्यावरण से क्या बनेगा, टैगमेन बनेगी, टेस्टा और टैगमेन, ठीक है, अध्यावरण। अच्छा, बीज आवरण में हम देखते हैं एक क्षत चिन्ह, एक निशान सा लगा रहता है, एक स्क्वायर निशान सा होता है, क्षत चिन्ह, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हाइलम कहते हैं, ठीक है। वो जो हाइलम बीजांड में बताया था मैंने, वही हाइलम है जिसके द्वारा परिवर्तनशील बीज फल से जुड़े रहते हैं। देखिए हाइलम से पहले जब बीजांड था तो बीजांड हाइलम के माध्यम से प्लेसेंटा से यानी कि अंडाशय भित्ति से जुड़ा हुआ है। बाद में अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदल गई, ठीक है, और बीजांड बीज में, तो बीज अब इस हाइलम के माध्यम से फल भित्ति से जुड़ा हुआ रहेगा। तो एक हाइलम रहता है जिससे ये फल भित्ति से जुड़ा रहता है, और हाइलम के ऊपर एक सूक्ष्म छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। अभी बताया था माइक्रोपाइल, जो बीजांड द्वार होता है वहां एक छिद्र है, उस छिद्र से पराग नलिका जाती थी, निषेचन विषेचन हो गया, उसके बाद भी वो छिद्र रह जाता है। उस छिद्र से बाद में जब बीज का अंकुरण होगा तो उसे पानी वानी अंदर जाकर के अंकुरण में मदद मिलती है। तो एक तो पहला भाग तो क्या हो गया, बीज आवरण। ध्यान रखना, इसको क्या कहेंगे, सीड कोट। 2 स्तर होते हैं, टेस्टा, टैगमेन। बाहरी अध्यावरण से टेस्टा बनता है, अंदर वाले अध्यावरण से टैगमेन बनता है, अध्यावरण कन्वर्ट होते हैं। बाकी हाइलम और माइक्रोपाइल का छिद्र हो सकता है, ठीक है। दूसरी भाग जो है, दूसरा भाग है एम्ब्रियो, भ्रूण, ठीक है। अब सीड का जो दूसरा मुख्य भाग है वो है भ्रूण, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जैसा कि हमने बताया जाइगोट से बनता है, ठीक है। भ्रूण बीज का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। भ्रूण में भ्रूणीय अक्ष और 2 बीज पत्र, क्योंकि अब डाइकोट सीड की संरचना पढ़ रहे हैं तो 2 बीज पत्र होगा और एक भ्रूणीय अक्ष होगा, ठीक है। भ्रूणीय अक्ष और 2 बीज पत्र में अगर इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूं तो इस तरह का एक भ्रूणीय अक्ष रहता है, ऐसे, ठीक है। और यहां बीच से इसमें ऐसे बड़े बड़े बीज पत्र लगे रहते हैं, ये 2 बीज पत्र होते हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है ये भ्रूणीय अक्ष रहता है, ठीक है। इसका जो ऊपर वाला ये भाग है ये रहता है प्रांकुर मूल, या इसको कहते हैं प्लूमूल, और ये इधर वाला भाग जो है ये मूलांकुर होता है जिससे जड़ें निकलती हैं। ये जो हैं ये बीज पत्र हो गया, बीज पत्र, ठीक है। और ये पूरा भ्रूणीय अक्ष रहता है, भ्रूणीय अक्ष, ठीक है। ये इसके भाग होते हैं। बीज पत्र प्राय मांसल व संचित खाद्य पदार्थों से भरे होते हैं। भ्रूणीय अक्ष के एक किनारे पर मूलांकर और दूसरे किनारे पर प्रांकुर होता है। आगे बात समझ में। इसके अलावा भी देखिए इसके अंदर क्या होता है, प्रांकुर जो होता है उसके ठीक नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं इपिकोटाइल, और मूलांकुर के ठीक ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ये कहलाता है हाइपोकोटाइल।
इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। तो भ्रूणी अक्ष में एक तरफ प्रांकुर यानी कि प्लूमूल, फिर उसके नीचे इपिकोटाइल, ठीक है, फिर उसके बाद हाइपोकोटाइल और मूलांकर मतलब रेडिकल। इस तरह से पूरा एक भ्रूणी अक्ष बनता है और ये 2 बीज पत्र होते हैं इसमें। ये भ्रूण का हिस्सा है। जो बीज आवरण के बाद दूसरा हिस्सा है भ्रूण, और भ्रूण के बाद में तीसरा भाग रहेगा भ्रूणपोष। मैंने जैसा कहा कि कई बार भ्रूणपोष भी बनता है। तो भ्रूणपोष जो कि द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनेगा। दूसरा जो निषेचन हो रहा, पहले निषेचन में तो एग और नर युग्मक संलयन होकर जायगोट और भ्रूण बन जाएगा। दूसरा जो पोलर न्यूक्लियाई थी 2, वो एक नर युग्मक से फ्यूज करके 3n हो जाती है, ट्रिप्लॉइड, और वो भ्रूणपोष बनाती है। इसको द्विनिषेचन कहते हैं। अब ये सब चीज़ जनन में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। और एंडोस्पर्म रहता है, ठीक है। कुछ बीजों में जैसे कि अरंडी के बीज में भोजन संग्रह उत्तक है। अरंडी में तो एंडोस्पर्म पाया जाता है और एंडोस्पर्म में भोजन संग्रहण है। तो जिन बीज में भोजन संग्रहित भोजन एंडोस्पर्म में होता है और एंडोस्पर्म अच्छा खासा उपस्थित होता है, तो उन बीजों को हम भ्रूणपोषीय बीज एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, भ्रूणपोषी बीज। और कई ऐसे हैं जैसे सेम, चना, मटर, इनमें भ्रूणपोष परिपक्व में होता ही नहीं है। देखो, भ्रूणपोष बनता है भ्रूण के पोषण के लिए, तो भ्रूण का पोषण देता है। अब भ्रूण के पोषण के बाद अगर वो बच जाता है तो वो बीज में भी दिख जाता है, तो बीज में भी उसमें संचित खाद्य भर देते हैं। कई बार भ्रूणपोष पूरा ही काम आ गया तो बीज में वो नहीं दिखता। जिन बीज में भ्रूणपोष नहीं होता, ऐसे बीज को नॉन एंडोस्पर्मिक अभ्रूणपोषी कहेंगे। तो द्विबीज पत्रों में दोनों तरह के मिलते हैं, भ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी। वैसे ज्यादातर अभ्रूणपोषी मिलते हैं द्विबीज पत्र, और उनके बीज पत्रों में भोजन रखना होता है फिर। लेकिन कुछ ऐसे भी है जैसे अरंडी का बताया, ये डाइकोट है लेकिन इसके अंदर भ्रूणपोष भी पाया जाता है। तो भ्रूणपोष हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ एक एनसीईआरटी का डायग्राम मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। चने के एक बीज का यहाँ पर डायग्राम दिया द्विबीज संरचना में, ठीक है। अब ये देखो, ये पूरा चना, ये बीज आवरण दिख रहा है। ये जो नाभिका दिखा रखी है, दरअसल ये हाइलम है जिससे बीज जुड़ा रहता है। बीजांड द्वार वही माइक्रोपाइल, एक छिद्र होता है यहाँ। इसको थोड़ा खोला जाए तो खोलने पर देखो 2 बड़े बड़े बीज पत्र, एक तरफ प्रांकुर, एक तरफ मूलांकुर। ये भ्रूणीय अक्ष हो गया इसका यहाँ पर। इसमें इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल भी हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह का डाइकोट सीड की ये संरचना रहेगी। समझ में आई बात, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं मोनोकोट सीड पर, एक बीज पत्रियों में। ये डाइकोट की सीड हो गया। मोनोकोट के जो सीड होता है थोड़ा सा डिफरेंट है। एक पहली बात तो एक बीज पत्र में यहाँ 1 होगा, वहाँ 2 थे, ठीक है। मोनोकोट का सबसे बड़ा उदाहरण है अनाज, घास। घास कुल सबसे विकसित कुल भी माना जाता है, और वही अनाज, घास, गेहूं, मक्का, चावल, ये सब मोनोकोट होते हैं। एक बीज पत्री पौधों जैसे कि अनाज में, गेहूं, मक्का, इनके बीजों में बीज आवरण झिल्लीमय होता है। अब देखो, इनमें क्या होता है, इनमें बीज आवरण ज़्यादा मोटा नहीं होता, बिल्कुल झिल्ली जैसा होता है, तथा सामान्यतः फल भित्ति से जुड़ा है। और यहाँ पर देखो, फल भित्ति भी शुष्क होती है, और उसमें जो फल भित्ति आपको बताई थी मैंने, पेरिकार्प, वो भी बहुत ज़्यादा इपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प में विभक्त नहीं होती, शुष्क होती है। और फल भित्ति और बीज आवरण दोनों संलयित हो जाते हैं, और ये जो है ये कैरियोप्सिस प्रकार का फल बनता है। कैरियोप्सिस प्रकार का फल, जो गेहूं, चावल वगैरह हैं, हमें जो बीज लगता है, ये दरअसल क्या है, कैरियोप्सिस प्रकार का फल है, जिसके अंदर ये फल भी कह सकते हो, इसको आप बीज भी कह सकते हो। कारण ये कि यहाँ फल भित्ति बहुत, जो फल भित्ति वो भी कोई बहुत मोटी नहीं है, वो फल भित्ति और बीज आवरण दोनों फ्यूज हो जाते हैं, तो वो बीज भी वही है और फल भी वही है, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो बीज आवरण ज़्यादा मोटा नहीं होगा, और फल भित्ति और बीज आवरण जुड़ा हुआ रहता है, और कैरियोप्सिस प्रकार का फल होता है। ये बताया भी था आपको फल में। फिर बीज आवरण के नीचे 2 संरचनाएं उपस्थित होती हैं, भ्रूणपोष एवं भ्रूण। अब देखो, यहाँ पर मोनोकोट में ज्यादातर में भ्रूणपोष पाया जाता है। मतलब यूं कहा जाए कि डाइकोट पौधे ज्यादातर अभ्रूणपोषी हैं, डाइकोट बीज, और मोनोकोट बीज ज्यादातर भ्रूणपोषी हैं। ज्यादातर कह रहा हूं, अपवाद दोनों में। इसलिए मोनोकोट के बीज में आपको अक्सर भ्रूणपोष मिलेगा और भ्रूण मिलेगा। बीज आवरण बाहर हैं जो फल भित्ति के साथ संलयित हो चुके हैं, ठीक है। भ्रूणपोष स्थूल होता है, स्थूल का मतलब काफी बड़ा होता है, अच्छा खासा होता है, ठीक है, और भोजन का संचय करता है, ठीक है। अतः एक बीज पत्री में बीज भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन कुछ एक बीज पत्री पौधे जैसे कि ऑर्किड अभ्रूणपोषी भी, मैंने कहा ना अपवाद सब तरफ है। तो कुछ मोनोकोट पौधे हैं जो अभ्रूणपोषी हैं, जिसमें उदाहरण है ऑर्किड।
बट ज्यादातर मोनोकोट पौधे भ्रूणपोषी होते हैं। समझ गए? अच्छा, भ्रूणपोष में एक खास बात और होती है कि इसमें हम यहाँ पर मक्का का, गेहूं का, किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं। भ्रूणपोष का बाहरी आवरण, भ्रूणपोष पूरा 3N होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है, और उसमें स्टार्च का संचय, कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है संचित खाद्य के रूप में। लेकिन भ्रूणपोष का जो बाहरी आवरण होता है वो प्रोटीनमय परत के रूप में पृथक रहता है और उसे एल्यूरोन परत कहते हैं। भ्रूणपोष के बाहर एक परत बनती है, वो भ्रूणपोष का ही भाग है। भ्रूणपोष के बाहरी परत पर तो प्रोटीन का जमाव है, प्रोटीन की परत है एल्यूरोन परत, बाकी अंदर जो है स्टार्च का जमाव है। और भ्रूणपोष काफी सारा होता है और संचित खाद्य उसमें रहेगा, ठीक है। अब भ्रूण कैसा है? भ्रूण बड़ा छोटा है और एक तरफ रहता है। अब देखो द्विबीजपत्री में तो भ्रूण बीच में है, भ्रूणीय अक्ष, और उसके दोनों तरफ 2 बीजपत्र लग रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन यहां भ्रूण छोटा है और भ्रूणपोष के एक किनारे खांच में स्थित होता है, साइड में होता है, साइड में होता है। और इसमें अब एक ही बीजपत्र होता है और वो भी ढाल के जैसा, तलवार में हम ढाल लगाते साथ में ढालाकार होता है। अब इस भ्रूण के अंदर क्या होता है? देखो, एक विशाल ढालाकार बीजपत्र होता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्कूटिलम, इसको स्कूटिलम भी कहा जाता है। ये रहा स्कूटिलम, ठीक है, ढाल जैसा बीज होता है, इसको स्कूटिलम कहते हैं। और एक भ्रूणीय अक्ष होता है छोटा सा, और वही अक्ष वैसा ही है, एक किनारे पर प्रांकुर, दूसरे किनारे पर मूलांकुर। तो ये तो वो की वही चीजें रहेंगी। भ्रूणीय अक्ष होगा, प्रांकुर और मूलांकुर होंगे, इपिकोटाइल हाइपोकोटाइल भी होंगे। बस भ्रूणीय अक्ष से डाइकोट में क्या हुआ था? दोनों तरफ 2 बीजपत्र लगे थे। यहां क्या होगा? एक ही तरफ, क्योंकि एक ही बीजपत्र, एक बीजपत्र होता है, वो भी ढाल के जैसा, जैसे तलवारबाजी में हम ढाल लेके चलते, बिल्कुल ढाल के जैसा एक बीजपत्र होता है। बीजपत्र ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि बीजपत्र में भोजन संचय नहीं है, भोजन संचय भ्रूणपोष में है। डाइकोट के अंदर क्या था? बीजपत्रों में संचय ज्यादा है, वहां भ्रूणपोष ज्यादा नहीं होता, ठीक है। और एक और चीज, यहाँ जो प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं उनके ऊपर एक पतला सा सुरक्षात्मक आवरण और होता है, ये आच्छादित होते हैं, ठीक है। तो जो प्रांकुर के ऊपर होता है वो प्रांकुल चोर कहेंगे, मतलब प्लूमुल के ऊपर जो एक आवरण होता है उसको कोलियोप्टाइल कहते हैं, प्रांकुर चोल। मूलांकुर के ऊपर जो होगा वो मूलांकुर चोल कोलियोराइजा कहा जाता है। ये 2 नाम और ध्यान रखना है, ठीक है। मूलांकुर और प्रांकुर जो है दोनों के दोनों एक पतली सी झिल्ली जैसे आवरण से ढके रहते हैं, जिनको हम कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा कहते हैं। आप इसका डायग्राम देखिए, मक्का का एक बीज दिखा रखा है यहाँ पर, आप देखिए, इसमें आपको ये चीज दिखेगी। ये तो साइड का व्यू दिख रहा है मक्के में, इधर तो इसमें ये भ्रूणपोष, ये साइड व्यू है, और ये भ्रूण वगैरह इस साइड से दिख रहा है। ज्यादा बेहतर इसकी खड़ी काट में दिखेगा जो इधर दिखा रखा है। देखो, अब ये देखो, यहां से ये पूरा जो भाग है, देखो इतना सारा हिस्सा, 2/3 से भी ज्यादा, ये तो पूरा क्या है? भ्रूणपोष। इस भ्रूणपोष की देखो बाहरी परत अलग से बना रखी है। ये बाहरी परत जो है वो एल्यूरोन परत है, इसके बाहर ये बीज आवरण है और फल भित्ति दोनों मिला करके है। तो इतना भाग तो ये हो गया। अब बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो भ्रूण का है। तो भ्रूण का जो हिस्सा है वो देखो, ये यहां से, ये जो है ये है भ्रूण पूरा का पूरा, ये है एम्ब्रियो। अब इसमें भी देखो ये भ्रूणीय अक्ष है, एक तरफ तो यहां पर ये देखो प्रांकुर और दूसरी तरफ ये है मूलांकुर, भ्रूणीय अक्ष हो गया। अब देखो प्रांकुर के ऊपर भी एक आवरण मिल रहा है, ये वाला, जिसे प्रांकुर चोल कहेंगे। इधर मूलांकुर के ऊपर ये आवरण है मूलांकुर चोल, कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा। अब देखो यहां से साइड में से ये पूरा का पूरा एक तलवार के ढाल की जैसा ये पूरा क्या निकल रहा है? स्कूटिलम, यानी कि ये बीज पत्र है, ये बीज पत्र है, ठीक है। ये पूरा बीज पत्र है, भ्रूण साइड में है, और फिर पूरा का पूरा ये एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म, ये ध्यान रखना, ये ट्रिप्लॉइड होता है। एल्यूरोन परत भी एंडोस्पर्म का पार्ट है, ट्रिप्लॉइड है। बाकी सारी चीजें इसमें डिप्लॉइड होती हैं। भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म और ये एल्यूरोन सतह ट्रिप्लॉइड होती है, और बाहर की तरफ ये बीज आवरण है, और इसी के साथ फल भित्ति भी जुड़ी रहती है। इस तरह से ये एक मोनोकोट सीड होता है। एनसीईआरटी में आपको डाइकोट मोनोकोट सीड के बारे में बेसिक बातें बता रखी, वही मैंने आपको बताई। तो डाइकोट सीड के अंदर 2 भाग हैं, एक तो बीज आवरण है और भ्रूण है, वहां भ्रूणपोष नगण्य है, ठीक है। बीज आवरण में 2 स्तर हो सकते हैं, टेस्टा टेगमिन, बाकी उसमें हाइलम माइक्रोपाइल सब होंगे। भ्रूण के अंदर एक भ्रूणीय अक्ष है जिसमें प्रांकुर मूलांकुर होंगे और 2 बीज पत्र होते हैं, कभी कभार भ्रूणपोष हो सकता है। मोनोकोट के सीड में भ्रूण के साथ भ्रूणपोष हमेशा होता है, ज्यादातर सीड में भ्रूणपोष भी है। भ्रूण
एक तरफ रहता है, भ्रूणपोष काफी बड़ा रहता है मक्का के केस में, और इन जितने भी गेहूं मक्का है इनमें तो एल्यूरोन की भी एक परत पाई जाती है, ये भी भ्रूणपोष का ही भाग है, वो प्रोटीन वाली होती है। बाकी भ्रूण एक तरफ है, वहीं इसमें भी भ्रूणी अक्ष होगा, और जो बीज पत्र वो साइड में ढाल की तरह होता है, एक ही पतला सा बीज पत्र होता है स्कूटलम, और प्रांकुर मूलांकुर पर छोटे छोटे से ये पतली पतली सी परत होती है, प्रांकुर चोल मूलांकुर चोल। तो ये मोनोकोट डाइकोट का सीड हो गया। समझ में आई बात? ठीक है। वैसे लास्ट में एक छोटी सी चीज आप और देख लें, पेरिस्पर्मिक सीड, एक और विशेष प्रकार के सीड होते हैं, परिभ्रूणपोषी सीड, पेरिस्पर्मिक सीड। अब देखो इसमें क्या होता है, निषेचन के बाद भोजन के अवशोषण के कारण भ्रूण द्वारा अधिकांश बीजांडकाय का उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है। देखो बीजांडकाय क्या है, मैं अगर आपको वापस शुरू में ले जाऊं तो हमने शुरू में एक डायग्राम बताया था, ये रहा, ये बहुत सारी जो कोशिकाओं का ये पूरा भाग है, ये न्यूसेलस कहलाता है, ये बीजांडकाय है। ठीक है। अब ये जो होता है, जब भ्रूणपोष भी बन रहा है, भ्रूण भी विकसित हो रहा है, तो सारा बीजांडकाय यूज हो जाता है, ये पोषण के रूप में यूज हो जाता है। ठीक है। इसलिए जब बीज बनता है तो बीज में ये बीजांडकाय नहीं बचता। ठीक है। केवल भ्रूणपोष बचता है और भ्रूण बचता है। ठीक है। और भ्रूणपोष भी कभी कभी तो खत्म हो जाता है। इसीलिए कई बार, ज्यादातर केस में क्या होता है कि भ्रूण, ये जो न्यूसेलस है, बीजांडकाय बचता नहीं है। ठीक है। बीजांडकाय का उपयोग कर लिया जाता है। कभी कभार बीजांडकाय बीज में बना रह जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, ये बीजांडकाय बीज में बच जाता। अगर बीजांडकाय बीज में बच गया तो उसे परिभ्रूणपोष कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कहेंगे पेरिस्पर्म। ठीक है। तो कुछ ही ऐसे सीड हैं जिनके अंदर बीजांडकाय भी बचा रह जाता है और वो पेरिस्पर्म कहलाता है, और जिन बीज में पेरिस्पर्म मिलता है वो बीज कहलाते परिभ्रूणपोषी बीज। और इसका एक बढ़िया उदाहरण है, हमारी जो काली मिर्च होती है, वनस्पतिक नाम है उसका पाइपर नाइग्रम काली मिर्च। काली मिर्च को ये ध्यान रखिए पेरिस्पर्मिक सीड कहा जाता है। उसके अंदर बीजांड का जो न्यूसेलस था, बीजांडकाय, वो भी थोड़ा बचा रह जाता है, और बीज में न्यूसेलस के जो अवशेष बच जाते हैं उन्हें हम पेरिस्पर्म कहते हैं। ऐसे बीज को पेरिस्पर्मिक बीज कहेंगे, जैसे कि काली मिर्च के अंदर ये मिलता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये कुल मिलाकर बीज के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। मोनोकोट डाइकोट सीड को आपको ध्यान रखना है कैसे क्या है, और बीजांड से बीज कैसे बना। बीजांड के मैंने इसलिए थोड़े से हिस्से बताए, और बीजांड के विभिन्न भाग बीज में बदल जाते हैं। तो बीज के साथ ही हमारा पौधे के विभिन्न भागों का जो अध्ययन था, मॉर्फोलॉजी का जो अध्ययन था विभिन्न भागों का, ये पूरा होता है। हमने पौधे के जो भाग पढ़े, जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प, फल और बीज, एक एक भाग का हमने अध्ययन किया। हर भाग में जितने प्रकार, जो भी लक्षण है, उनके उदाहरण, सबको चार्ट बना बना के याद रखना है। ठीक है। हालांकि हमारा मॉर्फोलॉजी का चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ। चैप्टर के अंत में कुछ महत्वपूर्ण पादप कुलों का वर्णन है। पादप कुल मतलब फैमिलीज, वर्गीकरण में जो फैमिलीज बनाते हैं पौधों का समूह, तो कुछ महत्वपूर्ण पादप समूह का वर्णन है। समूह का वर्णन कैसे किया जाता है, कैसे हम इन सारे लक्षणों को वहाँ यूज करते हैं, वो हम आगे बताएंगे चैप्टर के अगले भाग में। प्लांट फैमिलीज को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, और कौन कौन सी 2-3 हमें मुख्य फैमिली दी हुई, उनके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या उदाहरण हैं, वो पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा पौधे के जो आकार के भाग हैं वो पूरा हो जाए।